अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नए माली साल का बजट पेश करने के बाद वफाकी हुकूमत और जो अपोजिशन जमातें हैं ये मुसलसल एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ये दावा कर रही है कि पेश किए जाने वाले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें नए टैक्स ना लगाने का जो हुकूमती दावा है इसको मुस्तरद करते हुए इल्ज़ामात लगा रही हैं कि हुकूमत ने वफाकी बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं। एक तरफ जहां बजट में नए टैक्सेस लगाने के मामले में हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, वहीं 11 जून को जो बजट पेश किया गया इसकी दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में 610 अरब रुपए वसूल करने का एक टारगेट मुकर्रर किया है। अब इस हदफ को पूरा करने के लिए हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह में 300% तक का इजाफा करना चाहती है ताकि आमदन को बढ़ाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें पेट्रोलियम लेवी में भारी इजाफे की जो तजवीज़ है इसकी सख्त मुखालिफत कर रही हैं, सख्त इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि फ्यूल की कीमतें बढ़ाने से न सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा होगा बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है रोज़मर्रा की उस पर भी ज़ाहिर असर पड़ेगा। इस तनकीद पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दी और ये कहा कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के बावजूद तेल की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के मुताबिक ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई में इजाफा होगा, जिससे पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करने के बावजूद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को 4 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 20 रुपये फ़ी लीटर तक जो है ना वो ले जाना चाहती है ताकि इस मद में कौमी ख़जाने को 160 अरब रुपए की इजाफी रकम हासिल हो सके। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की जो तजवीज़ है इसको अमली शक्ल देगी, क्योंकि इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है और वफाकी हुकूमत पहले ही हफ्ते ऊपर होने वाली तनकीद के बाद फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट और SMS पर टैक्स लगाने का जो फैसला इसको वापस ले चुकी है, इसको रिवर्स कर चुकी है। फिर वफाकी बजट पर अगर ताजरों के रद्द-ए-अमल की हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को बैलेंस और खुशाइंद करार दिया है। अब एक तरफ वफाकी हुकूमत यह दावा कर रही है कि इसने IMF के शराइत के मुताबिक टैक्सेस में इजाफा नहीं किया और बाज़ सेक्टर्स में टैक्सेस में कमी और छूट दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या इन फैसलों से IMF का जो बेल आउट पैकेज है इस पर कोई असर पड़ सकता है और इस पैकेज के बगैर क्या मईशत का पहिया चल सकता है कि दोबारा से निगोशिएशन हो सकती है IMF के साथ। इस प्रोग्राम पर आज पंजाब हुकूमत ने भी आइंदा मालियाती साल का 2653 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया है। इस बजट पे सूबाई हुकूमत ये दावा कर रही है कि पंजाब के सालाना बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि पंजाब असम्बली की अपोजिशन रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ बजट में पेश किए जाने वाले जो हुकूमती आदाद शुमार हैं इनको जाली करार दे रहे हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब आपका। शबर जैदी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी में जो बजट पेश किए, पिछले सालों से ये बजट कितना आपको आम आदमी के लिए लगता है कि रिलीफ दिया गया है और आपको लगता है कि ये IMF डिक्टेटेड बजट नहीं है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगता है आपको, बिजनेस फ्रेंडली बजट है? क्या ये किसानों का किसान दोस्त बजट भी इसको कह सकते हैं? आप समझते हैं कि वाकई ये हुकूमत 3 सालों के बाद एक बैलेंस बजट देने में कामयाब हुई है? देखिए, ये जो हम लोगों ने एक ये टर्म्स इजाद कर ली हैं कि बिजनेस फ्रेंडली बजट और किसान दोस्त बजट और गवर्नमेंट बजट, देखिए बात ये है कि हमें एक कंसिस्टेंट सिस्टम पर चलना चाहिए और ये जो हर साल को बैठ के हम साल टू साल के बेसिस पर ये चीज़ों को टिंकर करते हैं, ये मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था, उन्होंने मेरी बात मानते हुए, आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो इस बजट में कोई बुनियादी तब्दीली पास की पॉलिसी से नहीं की गई है और कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं और इसीलिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मईशत 2019-20 के मुकाबले में 2020-21 में बेहतर हुई है और स्टेबलाइज। अपोजिशन जो कह रही है कि नए टैक्स लगाए गए हैं, मेरा ख्याल उन्होंने बजट पढ़ा नहीं है, उनको बजट समझ नहीं आया। आपने जो बात शुरू की थी वो बिल्कुल सेपरेट है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 मईशतें हैं। एक मईशत है जो आम टैक्सेस की मईशत है, गवर्नमेंट की मईशत है,
और एक मईशत है जो ऑयल प्राइसेस की मईशत है, कि ऑयल प्राइसेस की जो पाकिस्तान में सिस्टम है, जो हम टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम करते हैं उसको आगे पास ऑन करते हैं, पीडीएल बनाते हैं, पीडीएल से रिसीव करते हैं, ये मईशत हमारी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इस मईशत के ऊपर हमें अपना कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा और पाकिस्तान का सिस्टम को सही करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मुझे इस बजट में जो परेशानी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि हमारा दिसंबर में जाके एक आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन होगी जिसमें हम ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन लेंगे कि हमें ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो हमें ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ानी हैं और हम नहीं बढ़ाएंगे, और आईएमएफ को ये बात माननी पड़ेगी कि हम ऑयल प्राइसेस के बगैर भी चल सकते हैं, और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं वो ये बात हमारी मानेंगे। और ये अपोजिशन कह रही है कि ये आगे ये हो जाएगा और तूफान आ जाएगा, ये सब उनकी। सर, ये 610 अरब रुपए का जो हदफ मुकर्रर किया है इस हुकूमत ने, ये फिर कैसे हम कलेक्ट करेंगे? ये हदफ की बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तानी मईशत में से पहले आप ऑयल की इकोनॉमिक्स को अलग करें। ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या पास ऑन हुई है और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद आएगी या ये आने वाली है। मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तानी मईशत का बहुत बड़ा ताल्लुक, आइंदा आने वाली मईशत का बहुत बड़ा ताल्लुक होगा जो आपके ऑयल प्राइसेस से आने वाली है। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो बात अपोजिशन नहीं कह रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा मसला ये है कि हम इस बजट में 5,800 या ये पीडीएल को भी आप ले लें तो हमारा जो हमारा डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, उसको हम फाइनेंसिंग करेंगे तो हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में जा सकते हैं। सही। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में नहीं जाएं। हाँ। ये जो बेकार की बातें कर रहे हैं ना कि जी आवाम, देखिए बजट पाकिस्तान का है, बजट इमरान खान का नहीं है। लेकिन सर, एक बुनियादी सवाल, जब आपकी पेट्रोलियम लेवी के बाद में आपने पैसे लेने हैं और अगर आप ये पेट्रोलियम की मसनूआत की प्राइसेस बढ़ती हैं, एक आम आदमी तो इफेक्ट होगा ना। बाकी टेक्निकल चीज़ें एक आम बंदा नहीं समझता सर। एक आम बंदे को तो इस चीज़ से कंसर्न है कि पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जिसने रिक्शा चलाना है उसने भी डलवाना है, जिसने मोटरसाइकिल चलानी है उसने भी डलवाना है। मेरा कहना है कि मैंने आपकी बात मानी, हमें अपने ऑयल प्राइसेस के साथ इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म को कैसे सेटल करना है, ये हमारा इशू है, इससे हम डिनाई नहीं करते। मगर ये मैटर आज नहीं है, ये मैटर तो दिसंबर जनवरी में आएगा और इस वक्त ये मैटर नहीं है। मगर मुझे आप ये बता दें कि अगर आज ये पोजीशन है जो आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप ये कि गवर्नमेंट ये कहती है कि वो 5,800 नहीं बल्कि 6,500 या 6,800 का रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, तो वो गलत होगा। हाँ। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखना पड़ेगा। सही। मैंने तो अपने कमेंट में ये भी लिखा है कि 5,800 भी ज्यादा है, आपकी कलेक्शन 5,600, 5,500, 6,500 ज्यादा नहीं होगी। तो मेरा मकसद कहने का है कि जो आप कर सकते हैं वो करें, ना कि आप जो नहीं कर सकते उसके बारे में बात करें। सर, तो एक तरफ हम जब दावा कर रहे हैं कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं, फिर हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, फिर हम ये भी दावा करते हैं कि आईएमएफ के सामने हमने स्टैंड किया है, आईएमएफ का मुतालबा हमने नहीं माना है, तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है उस पर कोई असर पड़ेगा? मैंने आपको कहा कि पहली बात तो आप मुझे बताएं, प्रोग्राम में हमें मिलता क्या? $1 मिलियन मिलता है। मगर सवाल ये नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि दिसंबर जनवरी में आके हमारा आईएमएफ से नेगोशिएशन होगा और हम ऑयल प्राइसेस से पोजीशन लेने जा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने यही मशवरा दिया है और इमरान खान साहब ने भी और शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि हम इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, हम बजट डेफिसिट का प्रेशर ले लेंगे मगर ऑयल प्राइसेस आवाम को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझिए, दोबारा समझाऊं मैं? नहीं सर, हमें तो हमेशा यही समझाया जाता है सर, हमें तो हमेशा यही समझाया जाता है, बड़े माहिर मौशियात ने तो हमेशा यही कहा है कि आईएमएफ का जब तक प्रेशर रहेगा आपकी इकोनॉमी चल नहीं सकती। आईएमएफ से आप निकलेंगे तो आप अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते, रहेंगे तो आप आवाम को तंग करेंगे। मेरी बात सुने आवाम, मेरी बात सुने। आप पिछले साल में आईएमएफ के अंडर में रहे ना जी। एक साल जो गुजरा है उसमें आईएमएफ के अंडर में रहे, तो क्या आप ये अभी भी ये कहने को तैयार हैं कि 2019-20 से 2020-21 खराब है? ये तो देखिए ना, अगर आपने हमें नाजायज बात करनी है तो हम नाजायज बात तो नहीं कर सकते ना। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और 2019-20 के अंदर
19-20 से 20-21 बेहतर है, ये मानना पड़ेगा। अगर आपको काले को बिल्कुल सर, पेंडेमिक था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पेंडेमिक था, पेंडेमिक से जहां बहुत सारे नुकसानात हुए सर, एक तरह से हमें रिलीफ इस लिहाज से भी मिला। आप देखिए $3.5 बिलियन का जो कर्जा था जो हमने देना था, फिर G20 ने हमें वहां से रिलीफ दिया, तेल की कीमतें नीचे आई, $5 बिलियन का हमें वहां से फायदा हुआ। सर अब हमारी इकोनॉमी को ठीक करने में इन फैक्टर्स का भी तो हाथ है ना। मैंने आपके सामने एक बात रख दी, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ। कि मेरा मसला इस वक्त ये है, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मेरा बजट डेफिसिट है वो मुझे इन्फ्लेशन की तरफ ले जा रहा है। मैं मान रहा हूँ, मैंने कब आपके सामने इनकार किया, मैं मान रहा हूँ, इसको आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑयल प्राइसेस होगा, इसका कोई ताल्लुक IMF के साथ नहीं है, ये रियलिटी है, चाहे IMF हो या IMF नहीं हो। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो अपने रुपी रिसोर्सेज हैं वो मेरे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए काबू में नहीं है। मगर आप लोग जो चीज मिस कर रहे हैं वो ये मिस करते हैं कि पाकिस्तान में PSDP लास्ट टाइम जो था 50% भी खर्च नहीं हुआ और अभी भी खर्च नहीं होगा। सवाल ये नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने एक पॉइंट ले लिया कि IMF हमारे लिए अजाब है। IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बुनियादी कहना यह है, ये माहिर माशियात क्या, आपने जनरलाइज बात कर दी कि माहिर माशियात कह रहे हैं। सर IMF का क्या ताल्लुक नहीं है? जब शौकत तरीन साहब खुद कहते हैं कि IMF का मुतालबा था हमने नहीं माना, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि IMF का कोई ताल्लुक नहीं है, जब वो खुद मानते हैं कि IMF का ये मुतालबा था हमने नहीं माना टैक्सेस का? मेरा मकसद कहने का है, IMF की एक गाइडलाइन होती है कि जरा हमारे हिसाब से ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जी। मैं आपको दोबारा अपनी बात को सामने लाता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बजट रेवेन्यू टारगेट 5800 है। आपने अगर मेरे कमेंट पढ़े हो तो मैंने उसमें ये कहा है कि 5800 ऑन अ हायर साइड है, और ये 5600 5500 के करीब होगा। और यहाँ पर हम अगर समझते हैं कि हम टैक्सेस लगा के पैसे रिकवर कर लेंगे तो वो हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करने चाहिए। ये पहली बात एक्सेप्ट कर ले। अब हमारा खर्चा जो है वो 8000 के आसपास है। डिफरेंशियल जो हमारा है वो बहुत बढ़ रहा है। ये डिफरेंशियल हमें इन्फ्लेशन की तरफ ले जाएगा, और इस इन्फ्लेशन में ले जाने के लिए एक और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा जो होगा ऑयल प्राइसेस। इस पर हमें जो गाइडलाइन देने वाले वो ये कहेंगे हमसे कि जी आप ऑयल प्राइसेस को ट्रांसफर करें टू द कंज्यूमर। ये हमारी मैनेजमेंट होगी अगली इकोनॉमिक्स की कि हम उसको कैसे सस्टेन करेंगे। ये सवाल अपोजिशन को रेज करना चाहिए, ना कि ये कहें कि ये आप एक दलदल में फंस गए। दलदल में तो आप उस वक्त फंस गए थे जब पाकिस्तान में आपने पावर सेक्टर को तबाह कर दिया था और IPP लाके आपने पाकिस्तान में एक सब्सिडी और सर्कुलर डेट के ट्रैप में हमें डाल दिया है। सवाल वो है, सवाल ये नहीं है इस वक्त, सवाल ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट नहीं में क्या। हमारा सवाल ये है कि हमें हमारी सब्सिडी जो हमने प्रोवाइड की है बजट में वो सिर्फ 600 बिलियन है, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप मुझे अगले जब मिल लीजिएगा, हमारी सब्सिडी 1500 से ऊपर होगी। सही सवाल पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि हमने जो एनर्जी और पावर की इकोनॉमी में झक मारी है इस मुल्क के अंदर, और जो हम बड़ी बड़ी बिजली बनाने के दावे करते रहे, उसने पाकिस्तान की मईशत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। सर गर्दिशी कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ है सर। नहीं है, उसका ताल्लुक PDLs के साथ भी, उसका तो हर चीज के साथ ताल्लुक है। हमने 1976 के बाद से एक भी हाइडल पावर प्लांट नहीं बनाया। हम फर्नेस की बिजली बनाना चाहते हैं, हम RNG की बिजली बनाना चाहते हैं, हम साहिवाल में कोल का प्लांट लगाना चाहते हैं। हम किस दुनिया में बैठे हैं? हम कहाँ की बातें कर रहे हैं? तो पाकिस्तान का ये अजाब जो हम भुगत रहे हैं, इस अजाब का कोई ताल्लुक इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट को अजाब विरसे में मिले हैं। मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा इस बजट में, मैं बजट के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूं, बट मैं पेसिमिस्टिक इस साइड पर हूं कि मुझे अपना बजट डेफिसिट 2000-3000 के करीब नजर आ रहा है। उससे मेरा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आगे बढ़ेगा। मुझे उसको मैनेज करना है, मुझे उसको इस तरह मैनेज करना है। आपकी बात को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे इस तरह मैनेज करना है कि उसका जो इफेक्ट है वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को कम से कम पड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन FBR शबर ज़ैद साथ। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका।
डॉक्टर साहब, आज पंजाब का बजट पेश किया गया 2653 अरब रुपए का कहा जा रहा है टैक्स फ्री बजट है ये। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये खसारे का बजट है या सरप्लस में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो पंजाब की आवाम को आपके ज़रिए मैं ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बस्तार की मेहनत और इमरान खान साहब की एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल सूबे को सरपरस्ती दे के बदहाल 1200 अरब रुपए का जो मकरूज सूबा था उसको वापस अपनी तरक्की और खुशहाली के उस अज़म के साथ जुड़ा एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म एक तरजीहात के साथ जुड़ा जो बजट है आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पंजाब असेंबली में पेश किया है। ये यकीनन सरप्लस बजट है जो 53 बिलियन रुपीस जो है वो इस वक्त जो है सरप्लस में हम लेके आए हैं और जो रंगबाजी, शोबाजी और ड्रामाबाजी से हट के हक़ाइक़ पे मबनी उन तमाम तलख़ हकीकतों को सामने रखते हुए बनाया गया है। और ये अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, इस बजट में एक आम आदमी के लिए क्या है? के ख्वाब को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख लिए 66 अरब रुपए, ई गवर्नेंस के लिए रख लिए 5 अरब रुपए, मुख्तलिफ अजला में 19 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए 1 अरब 54 करोड़ मुख्तस कर दिए आप लोगों ने। इसके अलावा बहुत से और दूसरे शोबे हैं। सेहत के लिए आप लोगों ने 98 अरब रुपए रखे हैं। एक आम आदमी जो इस वक्त महंगाई से पिसा हुआ है उसके लिए आप लोगों ने इसमें क्या रखा है? सबसे पहली बात तो जितनी तरजीहात आपने गिनवाई हैं, जितने महकमे गिनवाए हैं, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से बेनिफिशरी जो है वो आम आदमी है। कैसे? जब आप क्वालिटी हेल्थ की बात करती हैं तो सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो चैलेंज रहा वो लोगों को सेहत के इश्यूज़ के हवाले से दरपेश मसाइल का रहा। लोगों की आमदनी कम होती थी, लोग बीमार पड़ के अपनी आमदनी से ज़ायद कर्जे लेके ज़मीनें बेच के जायदादें गिरवी रख के इलाज कराते रहे हैं। तो ये 98 अरब रुपए का जो सेहत इंसाफ कार्ड जो है कौमी सेहत कार्ड की शक्ल में जो पहली दफ़ा उनकी जेब में आ रहा है और वो सुकून महसूस करेंगे कि अब उन्हें किसी जगह पे भी अपने इलाज मालजे के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और ना सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर और प्राइवेट हॉस्पिटल की चौखट पे एड़ियाँ रगड़ के अपने प्यारों को अब वो मरता हुआ नहीं देखेंगे। अब ये रियासत ने जिम्मेदारी ले ली है और एक इस्लामी फलाही रियासत की इक्कासी करता हुआ ये जेस्चर है। तालीम के लिए बजट आप लोगों ने सेहत की तालीम के लिए कितना बजट रखा है? नून लीग बड़ी तनकीद कर रही है कि आप लोगों ने इस पे बजट कम रखा है। सबसे पहली बात तो नून लीग को ये पता होना चाहिए कि सेहत और तालीम ये इस हुकूमत की तरजीहात हैं और उन्हीं तरजीहात को सामने रखते हुए हमने एजुकेशन और हेल्थ को मिला के 205 अरब 50 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट किए हैं और ये दोनों हमारी अव्वलीन तरजीह भी हैं, पीटीआई के मैनिफेस्टो का हम तरीन जुज़ भी हैं। और अगर आपको इसे पिछले माली साल के साथ कंपेयर करें तो ये कोई तकरीबन 110% बजट जो है वो ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा सेहतमंद पंजाब है वही अल्टीमेटली तरक्की याफ्ता और खुशहाल पंजाब में बदलेगा। और ये दोनों सरकार मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा, कितने परसेंट इजाफा हुआ है? हमने फेडरल गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए 10% जो वफाकी हुकूमत ने इजाफा किया सरकारी मुलाजमीन का, हमने एक तो उसको इंश्योर किया है, दूसरा 10% पेंशनर्स की जो उसमें एडिशन हुआ था उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। अहम चीज़ जो शाजिया देखने की है कि 25% जो स्पेशल अलाउंस था वो पंजाब के मुलाजमीन को अवेलेबल है और जो हमने टैक्स लगाया आप लोगों ने? नहीं, जून मेडिकल अलाउंस जो मिलता है उस पर तो विफाक में तो टैक्स लगा है, प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स लगा है। नहीं, हमने कोशिश ये की है कि हम इस बजट को टैक्स फ्री बजट रखें
नहीं, मुझे इसका बताएं ना स्पेसिफिकली, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। काश्तकार जो मुलाजमीन है उनको जो मेडिकल अलाउंस मिलता है उस पर टैक्स लगा है, टैक्स की कटौती होनी है उस पर? देखिए, मेडिकल अलाउंस तो अब हम टोटली जो है इसको अब हम रीडिफाइन करने जा रहे हैं ना। कैसे? जब उनके पास हेल्थ कार्ड आ रहा है, उनके जेब में हेल्थ कार्ड है, तो उन्हें मेडिकल अलाउंस की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये सारी चीजें हम रीस्ट्रक्चराइज, रीवैम्प और रीडिफाइन करके अपनी तरजीहात जो है हेल्थ केयर सेक्टर में सामने लेके आए हैं। जो आज इंतहाई अहम बात हुई कि पंजाब गवर्नमेंट के सामने आज कैबिनेट के सामने जो बजट लाया गया, उसमें किसानों के ऊपर, छोटे काश्तकारों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाने की तजवीज़ आई। वज़ीर आला पंजाब ने उसको मुस्तरद किया और जो 2 अरब से 3 अरब की आमदन उस ज़राए से हो रही थी, वज़ीर आला ने उसको हर हाल में किसान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जोड़ा। ये बड़ी थिन मेजॉरिटी में आप पंजाब असम्बली में, तरीन ग्रुप भी है, उसका भी प्रेशर है, फिर नाराज़ लोग भी हैं, काफ लीग के अपने मुतालिबात हैं, आसानी से बजट पास हो जाएगा? शाजिया देखिए, ये अवाम का बजट है, अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के साथ जुड़ा बजट है। ये मेहनत कश मजदूर, गरीब, छोटे काश्तकार, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबकात की हर तरह से सरपरस्ती करने वाला बजट है। हर वो अवामी नुमाइंदा जो अवाम को जवाब दे है, वो इस बजट को पास करने में हुकूमत की मावनत करेगा, सपोर्ट करेगा। और जो तरीन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे घर के अफराद हैं और घर वाले जो हैं कभी भी अपने मसाइल जो हैं वो घर के बाहर जाके उनको अपने नज़रिए से हट के किसी तरह से भी बयान नहीं करते। और ये बजट इंशाल्लाह हमारी यकजहती का ज़ामन बजट बनेगा। ये बजट जो है सिर्फ हमें अपनी जमात ही नहीं, इत्तेहादी ही नहीं, बल्कि अपोजिशन के भी अरकान जो है वो भी वोट देंगे। उन्होंने कुछ ज्यादा ही हो गई है वैसे, मिलके ये कुछ ज्यादा ही होगी वो अपोजिशन जो बात नहीं करने दे रही। हकीकत आपके सामने है कि उन्होंने वजीर आला के सामने आज आके अपनी तमाम तार हमायत और तावन का यकीन दिलाया। तो अपोजिशन को चूंकि आप बजट में अवाम के ज़रूरियात, मसाइल और मुश्किलात के साथ जुड़ा जो रोड मैप और रेसिपी वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है, उस पे कीड़े निकालने की तो कोई चीज़ उनको मिल नहीं रही। अब वो सिर्फ और सिर्फ डेस्क बजा के स्क्रीन पे जिंदा रहने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मायूसी उनके हिस्से में आई है, क्योंकि जो 11 केवी का हमने उनको झटका लगाया, एक तो सरप्लस बजट दे के पंजाब की तारीख का, अच्छा। दूसरा जो है वो अवामी मफादात और सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ा ये बजट जो है अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको अपने ही ना दे दें, आप लोग अपोजिशन को दे रहे हैं, आप लोगों के अपनों ही ना की तरफ से ना झटके आप लोगों को भी मिल जाएं। नहीं, हमारे अपने जो है वो हमें मोहब्बत करते हैं इमरान खान के नजरिए से, और जहां पे जरूरत पड़ेगी वो 440 वोल्ट के जो शॉक हैं वो अपोजिशन को देंगे, हुकूमत के साथ मिलकर। लोकल बॉडीज दोबारा कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दोबारा कब बहाल कर रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, उसमें हमारी अपील इस वक्त भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये सुप्रीम कोर्ट से हमने राय मांगी है, रहनुमाई मांगी है, क्योंकि एट ए टाइम 2 सिस्टम इन प्लेस नहीं हो सकते। जो सिस्टम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, उन दोनों के दरमियान अबहाम है, वो क्लैरिटी चाहिए। जो ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला क्लैरिटी के साथ आ जाएगा तो इंशाल्लाह हुकूमत उस पर ठीक है हर हाल में अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला, आपकी मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। अली साहब, इसमें कोई शक नहीं है
कि इस बार ऑपोजिशन के चंद रहनुमा हैं, चंद लोग हैं, फिर माहिर मौशियात हैं, इस बार जो आपकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर बड़ी तारीफ़ हो रही है और कहा जा रहा है कि माजी में पिछले सालों में जो आपने बजट पेश किया ये सबसे अच्छा बजट है, सबसे ज़बरदस्त बजट है। इवन बहुत से माहिर मौशियात ये कह रहे हैं कि ये IMF के प्रेशर से आज़ाद होकर ये बजट बनाया गया है, विच इज़ गुड। लेकिन अब जो एक आवाम को जो एक तंगी देने की तैयारी की जा रही है वो ये कि पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पैसा वसूल करना चाहते हैं, 610 अरब रुपए का जो हदफ रखा गया है, अब ये 610 अरब रुपए एक ही सूरत में हासिल हो सकते हैं जब 20 से 25 रुपए आप फी लीटर पर बढ़ा दें। तो एक आदमी को आप बजट दे रहे हैं, बजट जो पेश किया कह रहे हैं कि आवाम दोस्त बजट है, आवाम को रिलीफ देने के लिए ये बजट बनाया गया है। लेकिन जब पेट्रोल, आपको पता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम अशिया की जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो सब बढ़ जाता है। तो ये तो एक हाथ से देकर एक हाथ से लेने वाली बात हुई सर। अच्छा, देखिए आप देखें, ओवरऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही एनालिसिस किया है बजट का और अवाम दोस्त बजट है। जहां आपने ये बात की कि आप पेट्रोलियम लेवी है वो इस वक्त हम लोग इस वक्त बैठे हुए 5 रुपये और 7 रुपये पेट्रोल के ऊपर, और जो नून लीग के दौर में 35 से 40% होती। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पर पेट्रोल की जो कीमत है ऑन एवरेज $70 पे पहुंची हुई है। और पिछली 3 दफा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओगरा की जो रिक्वेस्ट है, जो ओगरा के जो फिगर्स आते हैं कि आपने पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया, आपने बढ़ाना है, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको रिजिस्ट कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपका हमसाया मुल्क जिसको लोग कोट करते हैं, एक महीने में 17 दफा जहाँ प्राइसेस बढ़ी हैं, पिछले 2 महीने से 1 रुपया भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ऊपर नहीं बढ़ा। तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि कोई आप 25 रुपये 20 रुपये बढ़ा दिया? तो 2 तरीके होते हैं। 610 अरब रुपए इकट्ठा कैसे करना है आप लोगों ने, चले मुझे ये बता दें। हमारा ये पहले जब असद भाई ने पहली दफा जब हमारा बजट आया भी था और उससे पहले जब ऑपोजिशन में थे तो हम नून लीग पे तनकीद किया करते थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी पे तनकीद किया करते थे कि ये 17% से ऊपर नहीं जाना, ये एक आवाम की जेब पे डाका होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अभी तो 5 और 5 रुपए पेट्रोल पे और 7 रुपए डीजल के ऊपर है %, और इंशाल्लाह ताला हम इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। देखिए मैं फिर ये बात को बता रहा हूँ, जरा समझेंगे, इंटरनेशनली प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनली प्राइसेस ऊपर जाने के बावजूद सब्सिडाइज कर रहा है, और इसके साथ हम ये कह रहे हैं कि जब क्योंकि अब आफ्टर कोविड कंजम्पशन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ती है स्केल बढ़ता है। देखिए जब आप लोगों ने ये टारगेट अचीव करना है, जब आप लोगों ने ये पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में बढ़ रही है और पाकिस्तान हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं? फिर ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा जब आप लोगों ने बढ़ाई देनी है अपने इस हदफ को अचीव करने के लिए? समझिए आप इसको समझ नहीं। हमारा हदफ है कि हमने इसके ऊपर इतना टैक्स कलेक्ट करना है, इससे इंटरनेशनल प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही तो मेरा सवाल है, कैसे अचीव करेंगे? वही तो मेरा सवाल है, कैसे अचीव करेंगे? सब्सिडाइज करें, गवर्नमेंट अपने शेयर में से रिलीफ दे रही है लोगों को। जो पहले 17% पेट्रोल लेवी होती थी, सेल टैक्स होता था, ऑक्ट्रा होता था, उसको कम करके 5 और 7% पे लाए हुए हैं हम। अच्छा, जब 383 अरब के नए टैक्स लगा रहे हैं तो इस बजट को टैक्स फ्री बजट कैसे कहा जा सकता है? फिर में देखिए, आप 50 अरब रुपए का हम रिलीफ दे रहे हैं टैक्सेशन के अंदर। नो न्यू, अभी हमारा जो फेडरल बजट आया है, कोई एक नया टैक्स नहीं लगाया गया, उल्टा एफईडीज के अंदर कंसेशंस दी गई हैं, उल्टा सेल टैक्स के अंदर कंसेशंस दी गई हैं, उल्टा जितने भी हुकूमत जो टैक्स इकट्ठे करती है उसमें रिलीफ आए हैं। आप ये देखिए, इवन गाड़ियों किस रिलीफ की बात कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब? एक तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं उन पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो फिर प्रोविडेंट फंड मिलते हैं उस पर भी आप लोग टैक्स जो है ना लगा रहे हैं। मतलब कि ये तो गिव एंड टेक वाली बात हो रही है ना, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले रहे हैं आप लोग। 10% बढ़ रही है,
पेंशन 10% बढ़ रही है, एक फाइनेंशियल हमने उसके अंदर 25% रखा है, अगर डिस्पैरिटी अगर किसी का कोई मसला है उसकी 25% तक हमने उसके अंदर बजट के अंदर रखा है। ये सारी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कोई नया टैक्स ऐड नहीं होगा, ये बाकी चीजें प्रपोजल्स है, अभी वो बजट अप्रूव तो नहीं हुआ, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी आनी है। तो आप कह रहे हैं कुछ चीजें इसमें से निकाल ली जाएंगी जिस पर तनकीद हो रही है, या आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा या टारगेट अचीव नहीं होगा, या लोग तंग हो गए उसको विड्रॉ कर लेंगे आप लोग? करना है, हुकूमत ने फिल फॉर कहा कि प्रपोजल है पर कैबिनेट ने इसे डिसअप्रूव कर दिया हुआ। ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आइन का आर्टिकल 140 है, आप लोग कल फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि सिंध में जो है वो आइन का आर्टिकल 140 पर अमल दरामद का हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बल्दियाती जो हुकूमतें हैं आप उनको वहाँ पर इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद, पंजाब, KPK जहाँ पे आप लोगों की हुकूमत है वहाँ पर बल्दियाती हुकूमतें तहलील हो गई, वहाँ आप लोग दोबारा करवाने को तैयार नहीं है, वहाँ चीज़ें प्रोसेस में है नहीं, और वहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 140 से आप लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में पिछली दफा जो इलेक्शन हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, तो उस इलेक्शंस के अंदर जो लेजिस्लेशन की गई वो तो एक डमी सिस्टम था, सिर्फ नुमाइंदों को ला के बिठा दिया गया था, ना उनके पास फाइनेंशियल पावर्स थी ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी। अब जो हमने KPK के अंदर जो मॉडल लेके आया था कि 30% जो आपका डेवलपमेंट बजट है वो हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दे दिया था, तो आने वाले दिनों में कंप्लीट हो गई है पंजाब की, इस्लामाबाद की, KPK की। इंशाल्लाह दिसंबर तक हम लोगों ने इसके अंदर, आपने देखा होगा इस बजट के अंदर भी हमने एलोकेशंस दी हुई हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो इंशाल्लाह दिसंबर से पहले वो इलेक्शन हो जाएंगे। इसकी लेजिस्लेशन फेडरल लेवल पे भी आने वाली है और प्रोविंशियल लेवल पे भी आने वाली, उसके ऊपर सारा काम हो चुका हुआ है। वो आप बहुत ज्यादा इंपावर्ड मॉडल देखेंगे जिसमें फाइनेंशियली इंपावर्ड होगा, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपावर्ड होगा, उनको लेजिस्लेटर की तरफ नहीं देखना पड़ रहा होगा। जो कराची के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन वो लोकल गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेशन ला के सारी पावर्स लेजिस्लेटर प्रोविंशियल असेंबली को दे रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कराची बहुत पीछे चला गया हुआ है, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, वहाँ कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, वहाँ कोई मेजर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप ये बात करते हैं तो उनको और एम्पावर करें। हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना वहाँ जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और जो भी अगली गवर्नमेंट आनी है वो और एम्पावर करें, और हम लोग बल्दियाती हुकूमतों को सिरे से ही ना जो है ना वो उनको करें। समझिएगा शादी, आप समझ नहीं पा रहे, अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको साथ ये कह रहा हूँ दिसंबर से पहले हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए जो लेजिस्लेशन है अनकरीब आप देखेंगे बजट के फौरन बाद वो लेजिस्लेशन असेंबली के अंदर पेश हो जाएंगी। वो जो लेजिस्लेशन होगी वो उसमें जमीन और आसमान का फर्क होगा। जो 2015 की लेजिस्लेशन नून लीग के दौर में लोकल गवर्नमेंट के लिए हुई थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर होंगी, उसमें फाइनेंशियल पावर्स होंगी, पावर्स होंगी, वो अपने आप को जो एक शहर को खूबसूरत और शहर के मसाइल को हल करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट जो लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसले हल कर सके वैसी लेजिस्लेशन नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान साहब मेरे साथ। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मेज़बानी में होने वाले G7 इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस को हुक्म दिया है कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि कोरोना किसी जानवर से फैला या फिर लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। जनूब मगरबी इंग्लैंड में G7 सरबराही इजलास हुआ। वहाँ रहनुमाओं की जानिब से एक वाज़ेह दबाव था कि दुनिया में बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। उन्होंने बीजिंग के
वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के मुकाबले में एक नया मंसूबा शुरू करने पर गौर किया। इस ज़मन में कोई डिटेल्स तो अभी तक शेयर नहीं की गई, लेकिन दूसरी तरफ लंदन में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह कहा है कि G7 के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे में B3W के फंड्स चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से ज़्यादा मसावात पर मबनी होंगे और ज़्यादा इससे शफाफ होंगे। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम किया जाएगा। चीन इंसानी हुकूक और आलमी उसूलों पर अमल दरामद के हवाले से ज़िम्मेदार बने। हमारा मुकाबला चीन से नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे जो आमिर हैं उनसे है। जबकि इसके रद्द अमल में चीन ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है। चीन का कहना है कि वो दिन गए जब छोटे ममालिक के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। लंदन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हम समझते हैं कि कोई मुल्क छोटा या बड़ा हो, ताकतवर या कमज़ोर, अमीर या गरीब हो, सब बराबर हैं। आलमी उमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद ही फैसले होने चाहिए। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, इसका सारे कॉन्टेक्स्ट में एक ही बात समझ में आती है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक को सीप पैक का जो मंसूबा है वो हजम नहीं हो रहा है, जिसके पैरेलल वो एक और मंसूबा लेकर आना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है ये जो लड़ाई है इस एक ट्राइका के दरमियान, अमेरिका है, चाइना, रशिया, सर ये हालात ख़राब होंगे? जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए ख़राब होंगे, इसलिए कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये आपस में तो नहीं लड़ते, ये टर्फ वॉर करते हैं और मुल्कों में, और उसके लिए हम जैसे मुल्क जो हैं छोटे या दरमियाने, उनको बड़ी होशियारी से ये सारा काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो एड है उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच जरूर होता है, और वो There is no free lunch, sir. जी बिल्कुल कोई फ्री लंच नहीं है वो, लेकिन वो और किस्म के जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से फ़ायदे। वो ये करते हैं कि रजीम चेंज करते हैं, वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को अवाम के ख़िलाफ़, अवाम को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी तक जो चीन का हिस्ट्री है उसमें जब वो कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो अभी तक वो ऐसे ही चल रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि उनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ज़्यादातर। उन्होंने आज तक आपने नहीं देखा होगा कि चीन ने ये बयान दिया हो कि जी ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है या मुशर्रफ को इधर क्यों रखा हुआ है, ये कोई भी, जबकि बाकी सारे मुल्क इस किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर, अगर चॉइस करनी पड़े। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बड़ी ताकतें जब चीन के खिलाफ मुत्तहदा में नजर आ रही हैं, लगता है कोई नया ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान का रोल आप समझते हैं बिल्कुल इसमें वाजे होगा? जी देखें, एक तो ये है कि चीन खुद जो है वो ब्लॉक बनाने का हामी नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि अभी तक उसने रूस के साथ भी ब्लॉक नहीं बनाया, हालांकि वो काफी उनका करीबी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत चपकलिश भी है। किसी भी मुल्क के साथ चीन ने अभी तक ब्लॉक नहीं बनाया, हत्ता कि नॉर्थ कोरिया जिसको वो बहुत अपना करीबी समझता है उनके साथ भी ब्लॉक नहीं बनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी तरफ जरूर ब्लॉक बनेगा, लेकिन चीन मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी कोशिश करेगा कम अज कम 5-10 साल तक के वो किसी चीज में ना उलझे, और जब तक कोई रेड लाइन क्रॉस ना हो उस तक वो आगे चलता रहे। लेकिन ये बातें मगरब को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर उन्होंने 10-15 साल इंतजार किया तो फिर वो चीन का फौजी तौर पे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमिकली तो आज भी नहीं कर पा रहे। इंडिया ने गलती करके देख ली है ना जी, तो इम्कान इस बात का है मेरे अपने ख्याल में कि ये जरूर छेड़ेंगे, चीन को तंग करेंगे कि ये किसी तरीके से प्रोवोक हो, और वो फिर जैसे हम जैसे मुल्क हैं ये एक बन जाते हैं मैदान जंग, इस लिहाज से कि वो पॉलिटिकल जंग का मैदान बन जाते हैं, इकोनॉमिक जंग का मैदान बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर अपना सोच क्लियर कर ले तो फिर कोई प्रॉब्लम मतलब है पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस नहीं है, बिल्कुल वाजे है कि हमें किस साइड पे खड़े होना है। जी, पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते, और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जहां आपको फैसला करना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल उसमें कोई भाम मुझे तो नजर नहीं आता। अगर हुकूमत के करता धरता भी मेरा ख्याल इस बारे में क्लियर होने चाहिए। फिर उसका थोड़ा सा खमियाजा तो भुगतना पड़ता है मेरी बहन। ये नहीं हो सकता कि आप
एक इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े हो जाए और इसका सरगुगू नुकसान भी ना हो आपको। वेरी जैसे ट्रू। अभी वो आपसे चीजें मांग रहे हैं, आप ना दें और आप ये भी समझें कि आपको कुछ होगा नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये जरा सितंबर को आने दें, सितंबर तक ये आपसे बड़े हल्की हल्की बात करेंगे, उसके बाद बड़ी सख्त बातें करेंगे। लेकिन फिर हमें तैयार रहना है, हमने अपने दूरस्थ देखना है कि हमारा सी पैक, चाइना के साथ ताल्लुकात, रूस के साथ ताल्लुकात, सेंट्रल एशियन, ईरान, इसके पैरेलल जो ये मगरबी दुनिया ये ताकतें जो हैं ये प्लान लेकर आ रही हैं, मंसूबा लेकर आ रही हैं, ये आपको क्या लगता है इसका क्या मकसद है? क्यों ये सी पैक के पैरेलल ये लेके आ रहे हैं? बेसिकली इट इज ऑल इकोनॉमिक वॉरफेयर, क्योंकि ये जितने भी बड़े ताकतें ये एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे मुल्कों की रिसोर्सेज को, वहाँ की मैन पावर को। तो जब इनको ये लगता है कि कोई कंपटीटर आ गया है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी टर्फ वॉर है, सारी इकोनॉमिक वॉरफेयर है, पॉलिटिकल वॉर है। और वो चूंकि चीन अभी तक मिलिटरीली अमेरिका के बराबर नहीं पहुंचा है, तो शायद अमेरिका ये समझे कि अभी उनके पास चांस है चीन को नुकसान पहुंचाने का, हिट करने का। लेकिन चीन में बड़े अक्लमंद लीडरशिप है, वो किस तरीके से अपने आप को इससे निकालेंगे वो हम देखेंगे। हमारे लिए अलबत्ता बहुत मुश्किल है, हमें बैठकर सोचो विचार करने की बहुत जरूरत है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।